नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शतरंज खेली है कभी आपने? शतरंज के बारे में कुछ जानते हैं आप? मैं आपको बताता हूं अगर आप नहीं जानते होंगे। जब शतरंज में बाजी बिक जाती है तो कभी कभी वजीर को बचाने के लिए ऊंट और घोड़े की बलि देनी होती है। मतलब अपने ही प्यादे पिटवाने होते हैं। ये शतरंज की चाल है, ये शतरंज की रणनीति है। और यही रणनीति राजनीति की भी है कि जब लगे कि बात बादशाह तक आ रही है, बात साहेब तक आ रही है, तो फिर वजीर एक चाल चलता है और छोटे प्यादे ऊंट और हाथी कत्ल कर दिए जाते हैं। बादशाह की शान में, साहेब की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। हार अगर हो तो साहेब के चेहरे पे नहीं हो, क्योंकि साहेब का ही चेहरा जो है वो 2024 में जीत की गारंटी बन सकता है। और अगर साहेब का चेहरा पिट गया तो बीजेपी 200 से नीचे आ जाएगी। आज बात मैं करूंगा कि कहां पे साहेब के चेहरे को चिंता हो रही है, कहां पे साहेब को बचाया जा रहा है और क्यों बचाया जा रहा है, मैं इसका खुलासा करूंगा। आपको लगता है कि हम गोदी मीडिया नहीं है, ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक मेंबरशिप का फॉर्म भरिए। हमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें सहयोग मिलेगा, हमें मजबूती आएगी। तो बात आज के वीडियो की। चुनाव कर्नाटक में चुनाव चल रहा है। मैं और आप सभी जान रहे हैं, पूरे देश में चर्चा है। लेकिन अमित शाह कभी आजमगढ़, कभी नवादा, तो कभी अरुणाचल प्रदेश क्यों जा रहे हैं, ये चर्चा का विषय है। पिछले दिनों एक टीवी चैनल ने कर्नाटक का सर्वे निकाला। सर्वे के लिए जो पोस्टर बनाया गया उसमें भाजपा के नाम के साथ जो फोटो लगी थी वो जेपी नड्डा की फोटो थी, साहेब की फोटो नहीं थी। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि जहां के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है वहां साहेब की फोटो लगती है, मोदी जी की फोटो लगती है। जबकि जहां के सर्वे में भाजपा को हारता हुआ दिखाया जाता है वहां बेचारे नड्डा जी को फिट कर दिया जाता है। जैसे शतरंज में होता है, बादशाह को बचाने के लिए अपने प्यादे पीट दिए जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी चैनल ने जब गुजरात या त्रिपुरा का ओपिनियन पोल दिखाया था तो उसमें साहेब की फोटो लगाई थी। यानी जहां यश मिलता हो वहां साहेब को क्रेडिट, और जहां अपयश मिलने की जरा भी संभावना हो वहां नड्डा जी की जिम्मेदारी है। जबकि मजेदार बात यह है कि यूपीए के दौर में कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे कि जहां जीत होती है वहां जीत का क्रेडिट डॉक्टर साहब यानी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को, और जहां हार हो वहां हार की जिम्मेदारी पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी बता दी जाती है। खैर, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो स्वाभाविक है कि साख भी भारतीय जनता पार्टी की ही दांव पर है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि भाजपा के चुनाव तंत्र के सबसे बड़े मैनेजर, इतने बड़े मैनेजर कि 12वीं के बाद इंटर की बात करवाने वाले वो चुनाव जीत लेते हैं। वो साहेब, छोटे साहेब अमित शाह जी कर्नाटक के चुनाव की बजाय इधर उधर की भागदौड़ में क्यों बिजी हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, मजबूत नेता है, बहुत अच्छी व्यू रचना करते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा, चाहे यूपी का चुनाव हो, बिहार हो, बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, अमित शाह साहब वहाँ जाकर जम जाते हैं। मगर कर्नाटक में ऐसा क्या है कि आजकल वो कर्नाटक की बजाय कभी आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनौती देने जा रहे हैं, कभी अरुणाचल जा रहे हैं, तो कभी नीतीश बाबू को चुनौती देने नवादा तक चले जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक नहीं जा रहे। वही बात अगर हम साहेब की करें तो वो भी कर्नाटक में भाजपा नेता कम और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आजकल ज़्यादा नजर आने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि साहेब को वोट कर्नाटक के वोटर से नहीं बल्कि हाथियों और बाघों से लेना है। अब तो आम कन्नड़ भाई बंधु भी पूछने लगे हैं कि आखिर चुनाव के वक्त ही साहेब को बांदीपुर नेशनल पार्क की याद क्यों आई, पिछले 9 सालों से वो क्या कर रहे थे। हाँ, हम सबको इस बात का सुकून जरूर मिला
कि बांदीपुर में साहब ने कोई नाता नहीं जोड़ा, वरना साहब तो हर जगह से अपना नाता जोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि अलीगढ़ में ताले बनाने वाले भाइयों से भी अपना गहरा नाता निकाल लेते हैं। इसलिए सबको आश्चर्य हो रहा है कि क्या कर्नाटक में एसआर बोम्मई साहब के बेटे ने वाकई इतना रायता फैला दिया है कि वहाँ जीत की कोई संभावना ही दिखाई नहीं दे रही, और इसी वजह से साहब ने वहाँ से अपना नाता भी नहीं जोड़ा। लेकिन चलिए आज साहब को बख्श देते हैं, क्योंकि उनके जिम्मे बहुत काम है। उनको मोर को दाना खिलाना है, सीबीआई ईडी को टास्क देना है, जंगल में चीता छोड़ना है, मन की बात करना है, और आम का सीजन आ रहा है तो आम खाना है, चूस कर या काट कर, ये भी पत्रकारों को पूछना है। यहाँ तक कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाना भी, ऐसे बहुत सारे काम है साहब को। कभी कभी तो डाउट होता है कि क्या वाकई साहब के रेल मंत्री इतने नाकाबिल हैं कि ये ट्रेन को हरी झंडी तक नहीं दिखा सकते। वाकई में बहुत काम है साहब को। तो चलिए आज हम बात करते हैं छोटे साहब की, साहब के सबसे बड़े टास्क मास्टर अमित शाह की। जी हाँ, अमित शाह की रणनीति पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि चुनाव प्रबंधन के सबसे माहिर माने जाने वाले, सबसे माहिर खिलाड़ी अमित शाह कर्नाटक से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। क्या अपयश का सारा दारोमदार अकेले नड्डा साहब पर ही मरा जाएगा? क्या सिर्फ बसवराज बोम्मई ही कर्नाटक में भाजपा की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं? क्या येदियुरप्पा को कुर्सी से हटाने वाले लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब 13 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ सकता है, क्योंकि यदि कर्नाटक में भाजपा उखड़ी तो समझिए भाजपा के लिए लोकसभा चुनावों में 200 के नंबर तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। शरद पवार टीवी चैनलों के इंटरव्यू में भले राहत दे दें, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष के चाणक्य बने हुए हैं और बने रहेंगे। मैं दावा कर रहा हूं, बने रहेंगे। पवार साहिब चुनाव के बाद भी तभी इधर उधर करेंगे जब उनके लिए 1996 के देवगौड़ा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती दिखें, वरना 2024 में वो भी राहत पहुंचाने की हालत में नहीं है। अब जरा छोटे साहब अमित शाह जी की राजनीति को देखिए। चुनाव कर्नाटक में है, लेकिन वो दिल्ली में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि से मिल रहे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में पार्टी की संभावना कमजोर देखते हुए वे संभवतः अब उस रणनीति पर चल रहे हैं, या हो सकता है साहब ने उनको ये काम सौंपा हो कि नीतीश बाबू ने तेजस्वी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के साथ मिलकर जिस तरह बागपत से लेकर बांका तक जातीय जनगणना के मुद्दे के साथ एक अलग अलग तरह की सामाजिक क्रांति की बुनियाद रखी है, बुनियाद तैयार की है, उसमें चुनावी हिंदुत्व या चुनाव के समय राम मंदिर मुद्दा गरमाने का टास्क पूरा किया जाए। क्योंकि जिस तरह जाति जनगणना के मुद्दे के साथ साथ रामचरितमानस की राजनीति गरमाई, उसमें चुनावी हिंदुत्व कहीं दिखा नहीं। अमित शाह संभवतः हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का डैमेज कंट्रोल करने के टास्क पर लग गए हैं, जहां की 86 में से 86 में से 83 सीटें भाजपा के पास हैं। क्योंकि जिस प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जनाधार लुटता पिटता दिख रहा है, वहाँ स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल ये कोशिश करेगा कि कम से कम पुराने गढ़ बचे रहें, ताकि 2024 में या तो जोड़ तोड़ की सत्ता से कम बरकरार रहे, या सत्ता के खेल की कमान अपने हाथ में बनी रहे। क्योंकि साहब के लिए अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें एक तरफ राहुल गांधी का ग्लैमर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जाति जनगणना और मंडल पार्ट 2 ये वाला कार्ड, और तीसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित पहचान। इन तीनों से एक साथ लड़ना है। इसके अलावा एमएसपी गारंटी मांग रहे किसानों से भी लड़ना है। तो जाहिर है ये कम बड़ी बात नहीं है। एक तरफ इन सब के बाद बेरोजगार नौजवानों को भी हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनावी रोजगार में लगाना है। ऐसे में साहब की रणनीति ये हो सकती है कि जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो बच सकता है वहां पूरी ताकत झोंक दो।
शायद इसी वजह से अमित शाह कर्नाटक सिर्फ इसलिए सांकेतिक दौरे पर जाएं ताकि बाहर ये मैसेज ना फैले कि कर्नाटक में पार्टी हार रही है, इसलिए अमित शाह पीछे हट गए हैं। वहीं उनका पूरा फोकस हिंदी पट्टी पर हो, हिंदी पट्टी को बचाना है, हिंदी पट्टी को रोकना है। ये रणनीति साहब की है, छोटे साहब की है। कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। सोचिए कितनी बड़ी संख्या, एक एक सीट की मार है। और ये सब जानते हैं कि अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव गया तो 2024 का मामला बंटाधार। क्या होगा, कैसे होगा, हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM कर्नाटक, 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।